Q3 रिजल्ट्स इंडियन आईटी सेक्टर के लिए गुड न्यूज बैड न्यूज वाला रहा। गुड न्यूज ये थी कि कंपनीज के अकॉर्डिंग डिमांड ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। एआई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डील पाइपलाइन भी स्ट्रांग है। बट बैड न्यूज ये रही कि इन सब के बावजूद Q3 के प्रॉफिट नंबर्स में डेंट लग गया है। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। आईटी सेक्टर के इस आयरॉनिक Q3 रिजल्ट्स को हम आज की पहली स्टोरी में डिकोड करने वाले हैं। दूसरी स्टोरी में प्रोटीन फीवर इज ग्रिपिंग इंडिया। ब्रेकफास्ट से लेकर स्नैकिंग तक, लस्सी से लेकर कुल्फी तक, प्रोटीन स्लोली डेली फूड की बिगेस्ट यूएसपी बनता जा रहा है। What does this mean for companies like Parag Milk and Zydus Wellness that are powering India's protein boom? तीसरी स्टोरी में नैल्को क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REEs के स्पेस में एंट्री एक्सप्लोर कर रहा है। क्या ये नैल्को की ग्रोथ को एम्पलीफाई करेगा या फिर ये उसके ऑलरेडी चल रहे विनिंग स्ट्रीक के बीच एक रिस्की एक्सपेरिमेंट बन जाएगा? चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टोरी में आईटी कंपनीज का अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर दो इंपॉर्टेंट चीजों से डिफाइन हुआ। फर्स्ट, न्यू लेबर लॉस से प्रॉफिट्स पे हिट हुआ एंड सेकेंडली एआई लेड डिमांड रिकवरी के इंडिकेशंस मिले। Q3 में टॉप आईटी कंपनीज को ऑलमोस्ट 5600 करोड़ रुपीस का वन टाइम हिट लगा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने 4 यूनिफाइड लेबर कोड्स इंप्लीमेंट किए। इन लेबर कोड्स में वेज स्ट्रक्चर को रीडिफाइन किया गया है, जिससे कंपनीज को अपने पास्ट एम्प्लॉय कॉस्ट्स के लिए भी एडजस्टमेंट करना पड़ा एंड दिस इम्पैक्टेड आईटी जायंट्स बैलेंस शीट्स। लेबर कोड्स की वजह से टीसीएस को 2128 करोड़ रुपीस का एडिशनल प्रोविजन करना पड़ा। एलटीआई माइंट्री के लिए तो इसका इम्पैक्ट रेवेन्यू का 5.5% था। इससे इस क्वार्टर में आईटी कंपनीज के प्रॉफिट 10 से 30% तक गिर गए डिस्पाइट डिसेंट रेवेन्यू ग्रोथ। एनालिस्ट्स का एस्टिमेट है कि इसका वन टाइम इम्पैक्ट तो हुआ है, बट रिकरिंग कॉस्ट भी रफली 4 to 5% एनुअली बढ़ेगी। आईटी जैसे सेक्टर के लिए जहां पर सैलरी ही सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, ये मार्जिन के लिए रियल प्रेशर है। उसमें भी मिड साइज्ड आईटी फर्म्स के लिए प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि उनका इंडिया बेस्ड वर्कफोर्स ज्यादा होता है। एज पर द एनालिसिस, टीसीएस और इन्फोसिस जैसे जायंट्स के लिए इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा, पर एलटीआई, माइंट्री, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज पर ज्यादा इम्पैक्ट होगा। डिस्पाइट दिस आईटी सेक्टर में डिमांड स्टोरी अच्छी हो रही है। HCL टेक ने Q3 में 4.2% सीक्वेंशियल ग्रोथ दिखाई विद $3 बिलियन का डील पाइपलाइन, और उन्होंने अपना रेवेन्यू गाइडेंस भी अपग्रेड कर दिया है। एआई और इंजीनियरिंग सर्विसेज में काफी ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। टीसीएस की ग्रोथ स्लो थी एट जस्ट 0.8% और डील विंस भी थोड़े से सॉफ्ट रहे, बट मैनेजमेंट का ये मानना है कि 2026 में इंटरनेशनल डिमांड बेटर हो सकती है। इन जनरल आईटी कंपनीज एक चीज पे अग्री कर रहे हैं, एआई अब एक्सपेरिमेंट से निकलकर एग्जीक्यूशन फेज में आ चुका है। फिर भी इन्वेस्टर्स थोड़े से कॉशियस दिखाई दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आईटी सेक्टर का वर्स्ट फेज शायद निकल चुका है, बट रिकवरी स्लो और मेजर्ड होगी। सेक्टर एक ट्रांजिशन फेज में है जहां पर ट्रेडिशनल डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंड स्लो है, पर एआई लेड प्रोडक्टिविटी डील्स ग्रेजुअली रिप्लेस कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में पिक्चर पॉजिटिव हो सकती है। हाई क्वालिटी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आईटी स्टॉक्स के लिए एआई एक टेल विंड बन सकता है, जिससे डील क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है और मार्जिन्स भी स्टेबलाइज हो सकते हैं। सेकंड स्टोरी में इंडिया की ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन प्रोटीन डेफिशिएंट है। इसी गैप के ऊपर एक पूरा का पूरा नया मार्केट बन रहा है। एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया का प्रोटीन मार्केट 2025 के $1.5 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $2.1 बिलियन हो सकता है। इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट लेने वाली कंपनीज के दो परफेक्ट एग्जांपल्स हैं, पराग मिल्क फूड्स एंड जाइडस वेलनेस। पराग ट्रेडिशनली B2B डेयरी कंपनी थी। वो बल्क वे प्रोड्यूस करती थी और इंग्रेडिएंट के फॉर्म में सेल करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में अब उन्होंने सेम वे को कंज्यूमर ब्रांड बना दिया है विद द नेम ऑफ अवतार। नाउ अवतार इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड वेजिटेरियन वे प्रोटीन ब्रांड है, और ये पराग के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक होल न्यू एज वर्टिकल है, जिसमें अवतार के साथ प्राइड ऑफ काउस जैसे प्रीमियम डेयरी ब्रांड्स भी आते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर यह है कि पराग का एडवांटेज ग्लोबल कंपटीटर्स से काफी स्ट्रांग है। मोस्ट प्रोटीन ब्रांड्स वे इंपोर्ट करते हैं, सप्लाई चेन ओपेक होती है, कॉस्ट भी हाई होती है, पर पराग खुद इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट चीज प्रोड्यूसर है विद अराउंड 35% मार्केट शेयर।
चीज बनाते वक्त वे नेचुरली बाय प्रोडक्ट होता है, तो पराग उसी वे को प्रोसेस करके प्रोटीन बना रहा है। मतलब रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल सब कुछ इन हाउस है। इससे कॉस्ट और प्योरिटी दोनों पे कंट्रोल रहता है। अवतार ने हाफ ईयर FY23 से हाफ ईयर FY26 के बीच में ऑलमोस्ट 6x ग्रोथ दिखाई है। सिर्फ लास्ट हाफ ईयर में न्यू एज बिजनेस 68% ग्रो हुआ विद रेवेन्यूज टचिंग 166 करोड़ रुपीस। पर पराग अकेला नहीं है। जाइडस वेलनेस भी प्रोटीन को अपना नेक्स्ट ग्रोथ इंजन बना रहा है। उनका विजन 2030 तक टारगेट 5000 करोड़ रुपीस रेवेन्यू अचीव करना है, जिसमें प्रोटीन एक कोर पिलर है। जाइडस ने दिसंबर 2024 में 390 करोड़ रुपीस के डील में नेचुरल इंडिया एक्वायर किया था, जिसके पास राइट बाइट मैक्स प्रोटीन ब्रांड है और ये ब्रांड ऑलरेडी प्रोटीन बार्स, कुकीज, चिप्स जैसे सेगमेंट्स में मार्केट लीडर है। जाइडस कॉम्प्लान को भी रिपोजिशन कर रहा है। अब इसको सिर्फ किड्स ड्रिंक ना रख के कॉम्प्लान वी मैक्स अडल्ट मसल और गट हेल्थ के लिए लॉन्च किया गया है। इससे इन्होंने अडल्ट न्यूट्रिशन स्पेस में भी एंट्री ले ली है। तो बड़ी पिक्चर यहां पर यह है कि इंडिया में प्रोटीन अब एक नीश कैटेगरी नहीं रहा, ये मास कंजम्पशन स्टोरी बन रहा है और पराग मिल्क और जाइडस वेलनेस जैसे कंपनीज इसको अपना वन ऑफ द कोर रेवेन्यू इंजन्स बना रहे हैं। थर्ड स्टोरी में नाल्को के मैनेजमेंट ने ये कंफर्म किया है कि क्रिटिकल मिनरल्स के डोमेस्टिक ऑक्शंस के लिए ड्यू डिलिजेंस चल रही है, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी कि REEs के साथ साथ क्रोमाइट और मैग्नीशियम ब्लॉक्स भी शामिल है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने बार बार रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, स्पेशली उन REEs पर जो EVs, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सिस्टम्स के कोर मैग्नेट्स बनाने में यूज होते हैं। इसी वजह से इंडिया जैसे काफी कंट्रीज अब ऑल्टरनेट सोर्सेज अग्रेसिवली एक्सप्लोर कर रहे हैं और यही नाल्को का जो मूव है वो स्ट्रेटेजिकली अलाइन होता है। नाल्को का स्टॉक ऑलरेडी एक ड्रीम रन पे है। FY26 में अब तक इन्वेस्टर वेल्थ मोर दैन डबल हो चुकी है। फिलहाल नाल्को का कोर इंजन एल्यूमिनियम ही है। कंपनी का परफॉर्मेंस लंदन मेटल एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहे ग्लोबल एल्यूमिनियम प्राइसेस से ऑलमोस्ट डायरेक्टली लिंक्ड है और एल्युमिनियम का डिमांड अब सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक लिमिटेड नहीं रहा। EVs, सोलर पैनल्स, पावर इंफ्रा, डेटा सेंटर्स सब जगह पर एल्युमिनियम यूज हो रहा है। प्लस कॉपर इतना ज्यादा महंगा हो चुका है कि एल्युमिनियम अब सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में भी यूज हो रहा है। ऊपर से ग्लोबल टैरिफ्स और साथ ही ट्रेड पॉलिसीज ने भी प्राइसेस को और पुश दे दिया है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नाल्को के नंबर्स में दिखाई दे रहा है। कंपनी ने FY25 में 45% के आसपास रिकॉर्ड एबिटा मार्जिन्स रिपोर्ट किया। फर्स्ट हाफ FY26 में हाईएस्ट एवर एल्युमिनियम सेल्स हुई। बट यहीं पर एक कैच है, मेटल्स साइक्लिकल होते हैं और आज एल्युमिनियम हाई है लेकिन कल प्राइसेस कूल डाउन हो सकते हैं। और हिस्टोरिकली भी नाल्को का जो ग्रोथ है वो काफी वॉलेटाइल रहा है, कभी -26%, कभी +58%। इसी कॉन्टेक्स्ट में नाल्को का REE में डाइवर्सिफिकेशन का आइडिया एंटर करता है। इन्वेस्टर्स जनरली इसको पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि अगर एक कमोडिटी का साइकिल डाउन हो जाए तो दूसरा बिजनेस कुशन दे सकता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन तभी वैल्यू क्रिएट करती है जब एडजेसेंट स्पेस हो जहां पर सिनर्जीज मिल सके। और नाल्को का क्लेम ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स उसके लिए नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है। नाल्को ऑलरेडी लिथियम के स्पेस में इनडायरेक्टली प्रेजेंट है, तो अगर नाल्को अपने एग्जिस्टिंग माइनिंग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रा का यूज करके REE मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाता है तो कॉस्ट काफी कम हो सकती है। पर एग्जीक्यूशन यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज है। माइनिंग और एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस स्लो, एक्सपेंसिव और अनसर्टेन होता है। ऊपर से चाइना का डोमिनेंस मैसिव है। इंडिया के एनवायरमेंटल नॉर्म्स भी काफी स्ट्रिक्ट हैं, जिससे कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए रियलिस्टिकली देखा जाए तो नाल्को का REE4A शायद स्ट्रेटेजिक हो, पर नियर टर्म मार्जिन्स के लिए डाइल्यूटिव हो सकता है। That's it for this video। एक तरफ IT सेक्टर में शॉर्ट टर्म में लेबर लॉस ने प्रॉफिट्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट किया है, पर बिगर स्टोरी यहां पर यह है कि इंडियन IT सेक्टर अब AI लेड डिमांड रिकवरी की तरफ जा रहा है और जो कंपनीज इस ट्रांजिशन को सबसे फास्ट क्रैक कर लेंगी वही नेक्स्ट डेकेड के विनर्स बनेंगे। दूसरी तरफ इंडिया में प्रोटीन अब लोगों के डेली रूटीन का पार्ट बन रहा है, तो जो कंपनीज अर्ली स्टेज में इस सेक्टर का सप्लाई चेन और ब्रांड क्रैक कर लेंगी वो नेक्स्ट डेकेड के FMCG जायंट्स बन सकते हैं। तीसरी तरफ नाल्को का REE मूव स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग है, जियोपॉलिटिकली रेलेवेंट है और लॉन्ग टर्म ऑप्शनैलिटी क्रिएट भी करता है। पर शॉर्ट टर्म में कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस अभी भी एल्युमिनियम के साइकिल पर ही डिपेंडेंट है और जब स्टॉक ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस पे हो तो हर नया एक्सपेरिमेंट सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं, रिस्क भी बन जाता है।
तो बताइए आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स. सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.